चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं यू टर्न का पार्ट 7। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। कहानी बहुत मजेदार जगह पे पहुंच चुकी है, इसलिए मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। बाकी की बातें अंत में। यू टर्न पार्ट 7। प्यारा लौट आया, पेड़ पर चढ़ा और सोनू के पास आ पहुंचा। हाथ फेर आया, सोनू ने पूछा। किन्नी तो गहरी नींद में थी, खुर्राटे मार रही थी। प्यारा बोला, लगता है महीने भर की नींद आज ही पूरी करके हटेगी। अच्छा है, हम इधर का ध्यान रखते हैं, प्यारे ने सिर हिलाकर कहा। तेरा बच्चा ठहराने का प्रोग्राम तो बीच में ही रह जाएगा। वो भी हो जाएगा, जरा इधर से निपट लें। वैसे तेरे को पूरा विश्वास है कि लाख 1.5 लाख हमें मिल जाएगा? पक्का प्यारे, तू मुझ पर भरोसा रख। कोई नई बात हुई यहाँ पर? प्यारे ने पूछा। नहीं, सब पहले जैसा ही है। इन्हें वैन खोलने दे। हम कितनी बढ़िया जगह बैठे हैं, हम सबको देख सकते हैं, परंतु कोई हमें नहीं देख सकता। शुक्र कर कि कोई हमें देख ना ले। तभी प्यारे ने मलिक और मल्होत्रा को वापस आते देखा। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हमेशा इकट्ठे ही जाते हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं करते? तेरे को याद है कि हमने इंजन की आवाज सुनी थी? उधर कोई कार खड़ी है। हाँ, ये दोनों वहां पर मौजूद लोगों से मिलकर आ रहे होंगे। बार बार उनके पास क्यों जाते हैं? होगी कोई बात। हमें क्या? सोनू बोला। बस एक बार ताला खोलने दे। लाख 1.5 लाख तो हाथ आया ही। सुना है पहला लाख कमाना ही कठिन होता है, उसके बाद तो पुराने लाख को देखकर नए लाख अपने आप चले आते हैं। किससे सुना है? चरणदास मोची है ना, उसने ही ये बात कही। उसके पास पहला वाला लाख कभी नहीं आ सकता। सारी उम्र वो यही बात कहता रहेगा। ये बात तू कैसे कह सकता है? उसकी तो रोटी भी मुश्किल से चलती है, लाख कहाँ इकट्ठा कर पाएगा? तूने सही कहा। प्यारे, मैं सोच रहा हूँ कि इनमें सरदार कौन है। सरदार? इन सब का बड़ा? आखिर कोई तो होगा। सोनू ने नजरें दौड़ाते सोच भरे स्वर में कहा। मुझे तो किसी में भी सरदार वाली बात नहीं लगती। सरदार तो दूर से ही पहचाना जाता है। तो ठीक कहता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, शान से चलेगा और बात बात पर गोलियां चलाएगा। तेरे को कैसे पता कि सरदार ऐसा होता है? मैंने बहुत फिल्में देखी हैं। तूने भी तो देखी है मेरे साथ। हर फिल्म में कोई ना कोई तो सरदार होता ही है। हाँ, पर वैसा सरदार इनमें नजर नहीं आता। सब चमचे ही लगते हैं। जो पैसा हमें यहाँ से मिलेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। सोनू बोला। क्या करेगा तू आधे पैसे का? मैं ऑटो खरीद लूंगा, चलाया करूंगा। तू क्या करेगा? मैं दुकान कर लूंगा। परिवार पालने के लिए कोई काम धंधा तो होना ही चाहिए। तू खाने पीने का सामान मेरी दुकान से खरीदना। वो देख, सब इस वैन को खोलने वाले के पास इकट्ठे हो रहे हैं। चक्कर क्या है? दोनों की निगाह उधर ही टिक गई। अगला दृश्य। सोहनलाल ने ज्यों ही दूसरा ताला खोलने की घोषणा की, सब में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने सोहनलाल को घेर लिया। इस बार तूने काम जल्दी कर दिया, अंबा कह उठा। मोटे ताले में देर लगती है, सोहनलाल मुस्कुराया। मैंने तो पहले ही कहा था कि बाकी काम तो फटाफट हो जाएगा। अब एक ही ताला बचा है। हाँ, जिसका चौड़ा लीवर वैन के फर्श में जा रहा है। 10 मिनट में वो खोल दूंगा। 10 मिनट में? सुदेश बोला। देखते रहो। मुस्कुराकर सोहनलाल सोहनलाल मुस्कुराया। अगर अभी नानिया का फोन आ जाए तो 5 मिनट में भी खोल सकता हूँ। तभी जगदीश मलिक की बांह पकड़े उसे एक तरफ ले गया। क्या सोचा तुमने? जगदीश ने उखड़े स्वर में कहा। सब्र से काम लो जगदीश, मलिक गंभीर स्वर में बोला। मैंने पूछा है कि तुमने क्या सोचा। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मत भूलो कि तुम मेरी डिटेक्टिव एजेंसी में नौकरी करते। भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। जगदीश गुस्से में कह उठा। मैं जासूसी का काम करता हूँ, डकैती का नहीं। समझने की कोशिश करो जगदीश। हम मैं कुछ नहीं समझना चाहता। मैं जा रहा हूँ। तुम इस तरह बीच में मामले को छोड़कर नहीं जा सकते। ये गलत है। गलत तो तुम कर रहे हो। तुम्हें पहले से ही पता था कि हम किस काम में हाथ डालने जा रहे हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया, मलिक बोला। तब तो तुम बहुत खुश थे और कह रहे थे कि ये काम आसानी से हो जाएगा। तब मैं बेवकूफ था। मैं
अब समझदार हो गए हो, मलिक ने उसे घूरा। जगदीश दांत भींच कर उसे देखने लगा। इस बीच मल्होत्रा उनके पास आ पहुंचा और बोला, क्या हो रहा है? जगदीश मामले को बीच में छोड़कर जाना चाहता है, मलिक ने गहरी सांस लेकर कहा। थोड़ी देर की तो बात है जगदीश, मल्होत्रा शांत स्वर में बोला। थोड़ी देर में ही तो सब कुछ हो जाने वाला है मल्होत्रा, जगदीश ने होंठ भींच कर कहा। भीतर 2 गनमैन हैं और वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। गनें तैयार करके वो भी दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मल्होत्रा ने होंठ भींच लिए। यह बात हमें पहले नहीं कही, मलिक ने, कि भीतर 2 गनमैन भी बैठे होंगे। मुझे खुद पता नहीं था, मलिक बोला। पता नहीं था तो क्या ये मेरी गलती है? जगदीश ने दांत भींच कर कहा। हम शरीफ लोग हैं, जासूसी का धंधा करते हैं। इस तरह बैंक में डकैती में शामिल होकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। अब तक अंबा भी पास आ गया। वो गंभीर था। मैं इस गलत काम में अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब और बचा ही क्या है? जो अभी लाशें बची हैं, हमारी या उन गनमैनों की लाशें गिरेंगी। वैन का दरवाजा खोलते ही जगदीश चीखा। जगमोहन भी वहां पहुंचा। गंभीर बात चल रही है, जगमोहन सबके चेहरों पर नजरें दौड़ाते कह उठा। हमारी बातों में तुम दखल मत दो, मल्होत्रा बोला। मैं तो सिर्फ सुन रहा हूं, कहो तो चला जाता हूं, जगमोहन बोला। बेहतर होगा कि चला जाओ। जगमोहन शराफत से वहां से हट गया। मलिक ने वैन के पीछे की तरफ नजर मारी। सोहनलाल के पास सुदेश मौजूद था। जगदीश, मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा, जिस बात से तुम्हें गुस्सा आ रहा है उससे हम सभी परेशान हैं। मलिक को भी आशा नहीं थी कि वैन के भीतर इस तरह गनमैन बंद हो सकते हैं, परंतु अब कुछ नहीं हो। क्यों नहीं हो सकता? हम अभी काम को यहीं छोड़कर वापस जा सकते हैं। नहीं, अम्बा ने सिर हिलाया। अब हम काम को छोड़कर नहीं जा सकते। काम काम होता है, हाथ में लिया है तो पूरा करना ही होगा। इस तरह काम को अधूरा छोड़ना हमें शोभा नहीं देता। बेशक हम गलत काम में हाथ डाल बैठे हैं। अम्बा, तुम भी, जगदीश ने कहना चाहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम गलत काम में हाथ डाल बैठे हैं, परंतु काम को पूरा करना ही होगा, अम्बा बोला। भीतर जो 2 बाप बैठे हैं तेरे, वो, हमें शांति से उसका हल सोचना चाहिए। अम्बा के चेहरे पर गंभीरता थी। वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है और हम अपना काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहते। वो गने तैयार किए बैठे हैं, दरवाजा खुलने का इंतजार है उन्हें, तब वो गोलियां चला देंगे। हमने भी गोलियां चलाई और उनमें से कोई मारा गया तो हम हत्यारे बन जाएंगे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मलिक ने विचलित स्वर में कहा। देखते हैं, कोई रास्ता निकल आए। अब क्या रास्ता निकलेगा? हम अपनी योजना के अंतिम चरण पर हैं, जगदीश गुर्राया। तुम कुछ देर सब्र रखो, मल्होत्रा ने कहा। अगर हालात हमारे पक्ष में ना हुए तो हम काम छोड़कर चले जाएंगे। पक्का? प्रॉमिस, मल्होत्रा ने दृढ़ स्वर में कहा। जगदीश उसी पल वहां से हटा और सोहनलाल सुदेश की तरफ बढ़ गया। मलिक, मल्होत्रा और अंबा की नजरें मिली। जगदीश की परेशानी जायज है मलिक, मल्होत्रा ने कहा। मैं समझता हूं, मलिक के भिजे होठों से शब्द निकले। अब क्या किया जाए? अंबा बोला। वैन का दरवाजा कभी भी खुल सकता है। तीनों की नजरें मिली। जगमोहन से बात करता हूँ, वो भी गनमैन से बात करेगा, मलिक ने कहा और जगमोहन की तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी पर जगमोहन ने मलिक को अपनी तरफ आते देखा तो मुस्कुरा पड़ा। आओ, जगमोहन बोला। अब तुम कहोगे कि मैं वैन में बंद गनमैनों से बात करूं? हाँ, मलिक ने व्याकुलता से सर हिला दिया। मैं जानता था कि तुम इसी काम के लिए मेरे पास आने वाले हो। तुमने अपनी हद से बड़ी चीज में टांग फंसा दी है। समझो कि अगर हम नहीं होते तो तुम इस स्थिति में क्या करते? मैं? हाँ, अगर तुम बीच में ना होते तो देवराज चौहान पास में होता। वो किसी तरह मामला संभाल लेता, जगमोहन बोला। और तुम क्या करते? मैं 60 करोड़ की गिनती कर रहा होता। क्या तुम लोग गनमैनों को मार देते? नहीं, देवराज चौहान खून बहाकर पैसा हासिल करने के खिलाफ है। लेकिन देवराज चौहान को हत्या करते भी सुना है मैंने, मलिक ने कहा। वो पंगे वाला मामला होता है। दौलत पाने के लिए देवराज चौहान हत्याएं नहीं करता। जो भी हो, तुम काम को संभालो, उन्हें बाहर निकालने को तैयार करो। मुझे नहीं लगता वो निकलेंगे। तुम कोशिश तो करो।
जरूर करूंगा, जगमोहन ने कहा और वैन की तरफ बढ़ गया। मलिक उसके पीछे चला गया। जगमोहन ड्राइविंग सीट पर जा बैठा, मलिक बगल वाली सीट पर। जगमोहन पीछे छोटी सी खिड़की सरकाकर ऊंचे स्वर में कह उठा, जवाहर, रोमी, तुम लोगों के लिए एक और खुशखबरी लाया हूं। दूसरा ताला भी खुल गया, रोमी की आवाज जगमोहन को सुनाई दी। तो तुम जानते हो, इसके अलावा तुम और क्या खुशखबरी दे सकते हो? अब तीसरा और आखिरी ताला खोला जा रहा है, 10-15 मिनट की बात और है। हम तैयार हैं। जवाहर की कठोर आवाज आई। बाहर आने को? नहीं, तुम सबको खत्म करने को। जगमोहन ने मलिक पर नजर मारी। मलिक ने बेचैनी से पहलू बदला। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि गोलियां चलें। आराम से सब कुछ निपट जाए। तो वैन को छोड़कर चले जाओ, रोमी की आवाज आई। नहीं, इस तरह नहीं। तुम दोनों को बिना हथियार वैन के बाहर आ जाना चाहिए। हम दौलत लेकर चले जाएंगे। हमें बाहर निकालना चाहते हो ताकि हमें मार सको? गलत मत सोचो, हम खून खराबे से बचना चाहते हैं। इस वक्त यही चिंता है हमें। हम बाहर आकर बेमौत नहीं मरना चाहते। मरेंगे तो दो चार को मारकर मरेंगे। तुम मेरा यकीन नहीं करोगे तो तुम लोगों की जान लेने का हमारा इरादा नहीं है। हम तुम्हारी बातों में फंसने वाले नहीं। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मलिक को देखा, फिर कह उठा, वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं। बात करो, उन्हें विश्वास दिलाओ कि हम खून नहीं बहाना चाहते। मलिक ने दांत भींच कर कहा। तुम बात कर लो, मैं इन्हें और नहीं समझा सकता, जगमोहन बोला। मलिक ने अपना चेहरा आगे किया और ऊंचे स्वर में बोला, मेरी आवाज सुन रहे हो? ये कौन है? जवाहर की आवाज आई। करोड़ों वाला पागल, जगमोहन बोला, तुम दोनों से बात करना चाहता है। हम खून खराबा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें बाहर आने को कह रहे हैं, मलिक ने कहा। इतनी ही चिंता है तो वैन को छोड़कर चले जाओ, रोमी की आवाज आई। हमें पैसा भी चाहिए, मलिक पुनः कह उठा। हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तुम्हें ही शूट कर सके। जवाहर की आवाज बाहर आई। तो तुम लोग नहीं मानोगे? अपनी चिंता करो, हम हथियार नहीं डालने वाले। तुम दोनों डरते हो कि तुम्हारे बाहर आने पर कहीं हम तुम दोनों को मार ना दें। हमारा डर गलत है। डर ठीक है, परंतु तुम दोनों गलत हो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, मलिक बोला। जगमोहन शांत बैठा सुन रहा था। हमें क्या पता कि तुम क्या करने वाले हो? हमें जिंदा छोड़कर अपने खिलाफ गवाह क्यों तैयार करोगे? हम शरीफ लोग हैं, और वो तो हम देख ही चुके हैं कि तुम लोग कितने शरीफ हो। देवराज चौहान कहाँ है? देवराज चौहान? वही डकैती मास्टर। जगमोहन हमें बता रहा था कि इस काम में डकैती मास्टर देवराज चौहान शामिल है। मलिक ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, वो यही है, मलिक ने कहा। वो हमसे बात क्यों नहीं करता? वो, मलिक ने पल भर ठिठक कर कहा, उसने ये काम हम पर छोड़ रखा है। तुम चाहो तो उससे बात करा देते हैं। कोई जरूरत नहीं। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। 2-2 करोड़ तुम दोनों को दिया जाएगा। बाहर आ जाओ। हम पोजीशन लिए बैठे हैं, तुम जरा दरवाजा तो खोलो। भीतर से रोमी की गुर्राहट आई। मलिक ने आहत भाव से जगमोहन को देखा। जगमोहन ने उसे वैन से निकलने को कहा। दोनों नीचे आ गए। मलिक परेशान सा कह उठा, वो दोनों वैन से बाहर आने को तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि हम उन्हें मार देंगे, परंतु हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। उन्हें कौन समझाए? अब क्या होगा? जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और सोहनलाल की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। छाबड़ा और वाधवा कार के भीतर बैठे थे। कार के शीशे थोड़ा नीचे कर रखे थे कि गर्मी महसूस ना हो। वैसे भी खुली जगह होने के कारण हवा चल रही थी। गर्मी का एहसास ना के बराबर था। मेरा तो दिल घबरा रहा है, छाबड़ा बोला। आप फिक्र क्यों करते हैं? वाधवा कह उठा। मैं भी तो आपके साथ हूं। हमारे बैंक की तरक्की के लिए ये काम करना जरूरी था। ये खुशी की बात है कि बड़े अधिकारियों ने ये काम हमारे हवाले किया। कुछ ही देर की बात है कि डीसीएमबी बैंक के भविष्य की योजना के कागजात हमारे पास होंगे। उनकी फोटोकॉपी कराकर उन्हें वापस रख दिया जाएगा।
उस दुकान वाले को हम 2,000 रुपये दे आए हैं कि वो अपनी दुकान खुली रखे और हमारा इंतजार करे। वो फोटोकॉपी कर देगा। फिर वाधवा कहते कहते छिटका और बाहर देखता कह उठा, मलिक फिर आ गया, कोई अच्छी खबर लाया होगा। छाबड़ा ने बाहर देखा तो कार के पास अंधेरे में कोई दिखा। छाबड़ा ने पूरा शीशा नीचे गिराते हुए कहा, कहो मलिक, काम हो गया। उसी पल उसकी गर्दन पर रिवॉल्वर की ठंडी नाल आ लगी। छाबड़ा के शरीर में सिहरन दौड़ती चली गई। मुंह से आवाज ना निकली। अंधेरा होने के कारण वाधवा कुछ समझ नहीं पाया कि तभी उसकी खुली खिड़की से रिवॉल्वर की ठंडी नाल उसके गाल पर भी आ टिकी। हालात समझते उसके हाथ पांव कांप उठे। अगर गोली नहीं खानी तो चुपचाप बिना शोर शराबे के बाहर आ जाओ। पौवे की गुर्राहट कानों में पहुंची। छाबड़ा और वाधवा फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। उनके सामने अंधेरे में डूबे 5 लोग खड़े थे, तलाशी लो। यह आवाज देवराज चौहान की थी। प्रतापी और टिड्डे ने दोनों की तलाशी ली। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। गोली मार दो इन्हें, प्रतापी बोला। नहीं, वाधवा ने जल्दी से कांप कर कहा, हमें गोली मत मारना। क्या जरूरत है गोली मारने की, टिड्डा बोला। अगर ये सब कुछ बता देते हैं तो। कौन हो तुम, पौवे के होंठों से गुर्राहट निकली। छाबड़ा। और तुम, वधवा। वैन कहाँ है? उधर पेड़ों के झुरमुट में, जहां से रोशनी बाहर आ रही है। वाधवा ने उस तरफ हाथ किया। तुम अपने बारे में बताओ कि कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, देवराज चौहान ने कहा। तो तुम पुलिस वाले हो, छाबड़ा ने भयभीत स्वर में कहा। नहीं। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अपने बारे में सब कुछ बता दो, शेख ने खतरनाक स्वर में कहा। छाबड़ा और वाधवा में इतनी हिम्मत कहाँ कि रिवॉल्वरों के सामने मुंह बंद रख पाते। दोनों सब कुछ बताते चले गए। छाबड़ा वाधवा ने सारा मामला जान लिया। छाबड़ा वाधवा से सारा मामला जान लिया उन्होंने। मलिक और उसके साथियों के बारे में भी जान लिया। जो तस्वीर उनके सामने स्पष्ट नहीं थी वो अब समझ में आ गई थी उन्हें। कार में बैठो, देवराज चांद ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। हमें मत मारना, हम तुम दोनों को सिर्फ बेहोश किया जाएगा, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। कार में बैठो। दोनों जल्दी से कार के भीतर जा बैठे। देवराज चांद ने बारी बारी से उनकी कनपट्टियों पर रिवॉल्वर के हत्थे की चोट मारकर उन्हें बेहोश किया और बेल्ट फंसाकर बिठा दिया। वैन उधर है, पौवा खुशी से कह उठा। हम उसमें से पैसे ले सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, देवराज चांद बोला। वो सब प्राइवेट जासूस हैं, उनके पास रिवॉल्वरें होंगी, वो मुकाबले पर भी उतर सकते हैं। कोई भी बेवकूफी मत करना। तुम्हारा मतलब कि हम वैन के पास ना जाएं? पौवा सिटपिटा उठा। जल्दी मत करो। इन दोनों ने बताया है कि इनके कहने पर प्राइवेट जासूस नोटों वाले किसी बक्से में रखे कागज लेना चाहते हैं। ये 2 बैंकों का आपसी मामला है जिससे हमें कोई मतलब नहीं। उन्हें कागज लेने दो, 60 करोड़ हमारे हैं। तुम्हारा मतलब कि अभी हम सामने ना जाएं? टिड्डा कह उठा। मैं जाऊंगा वहां, क्योंकि वहां जगमोहन और सोहनलाल पहले से हैं। तो हमारे वहां जाने से तुम्हें क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे कवर करो। इधर उधर छिपकर हालातों पर नजर रखो। जब कभी हालात बिगड़े तो अपनी समझ के मुताबिक ठीक कर लेना, परंतु खून खराबा ना हो। खून खराबा हो भी सकता है, शेख गंभीर स्वर में बोला। गोलियां चलाने की नौबत आए तो टांगों पर चलाना, बाहों पर चलाना, यही कोशिश करना। शेख सिर हिलाकर रह गया। सब तरफ फैल जाओ, चारों दिशाएं कवर कर लो। जब मैं उनके पास पहुंचूंगा तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी ना हो। मैं वहां के हालातों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करूंगा। वो लोग तुम्हें देखते ही शूट करने की चेष्टा कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ भी हो सकता है। तुम लोग चारों दिशाओं में अपनी अपनी जगह चुन लो, उसके बाद ही मैं वहां जाऊंगा। 10 मिनट हैं तुम लोगों के पास, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। चारों अलग अलग दिशाओं में पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। अगला दृश्य। मीटिंग कर रहे हैं लगता वो, सोनू बोला। ये वो वक्त था जब जगदीश मलिक से बात कर रहा था और अंबा मल्होत्रा जगमोहन वहां पहुंच गए थे। तय कर रहे होंगे कि नोटों को कैसे बांटना है, प्यारे ने कहा। यही बात होगी। सालों को ये नहीं पता कि 1.5 लाख हम उसमें से हमें देना है। वहां जाकर हम भी बात कर लें अपनी। कहीं वो ये ना कहें कि हमें पहले क्यों नहीं बताया उन्हें। अभी रुक जा, माल तो निकाल लेने दे उन्हें, तब जाएंगे।
प्यारा और सोनू देखते रहे। मीटिंग खत्म हो गई। तभी उन्होंने जगमोहन और मलिक को वैन के अगले हिस्से में बैठते देखा। सोनू, वो फिर वैन के आगे वाले हिस्से में बैठ रहे हैं। ये बार बार वहां बैठ के क्या करते हैं? कोई टोटका होगा कि वैन के भीतर बैठे हो तो दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। यहाँ से नजर भी तो नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। मैं पेड़ से नीचे उतर कर देखूं? प्यारे ने कहा। नहीं, खतरा है, तू पेड़ पर ही रह। ठीक है। वो फिर आ रहा है। सोनू ने मल्होत्रा को देखा तो कह उठा, इसे सूसू बहुत आता है। हमारे पेड़ की तरफ ही आ रहा है। प्यारे ने धीमे स्वर में कहा। चुप हो जा। मल्होत्रा वहां पहुंचा, उसने पेड़ के नीचे ही सुसु किया। दोनों दम साधे पेड़ के तनों पर बैठे रहे, परंतु तभी गड़बड़ हो गई। सोनू की जेब में 8 रुपए वाली टॉर्च फिसलकर नीचे जा गिरी। मल्होत्रा बुरी तरह चौंका। उसने फुर्ती से सुसु बंद किया और ऊपर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसने दोनों को पेड़ पर बैठे जो देख लिया था। 1.5 लाख गए पानी में। प्यारा कह उठा। सोनू समझ चुका था कि अभी अपने साथियों को बुलाएगा। वो जल्दी से धीमे स्वर से मल्होत्रा से कह उठा, सांप सांप। कहाँ? मल्होत्रा ने हड़बड़ा कर नीचे देखा। तेरे पीछे। मल्होत्रा फौरन पीछे घूमा। तू क्या कर रहा है? प्यारे ने पूछना चाहा। तभी सोनू ने मल्होत्रा पर छलांग लगा दी। सीधा मल्होत्रा पर जा गिरा। मल्होत्रा के होंठों से कराह निकली और नीचे जा गिरा। सोनू भी नीचे जा लुढ़का। पेड़ पर टंगा प्यारा हड़बड़ाया सा ये सब देख रहा था। सोनू जल्दी से उठा और मल्होत्रा की तरफ लपका, परंतु मल्होत्रा बेसुध पड़ा था। उसके माथे पर खून लगा नजर आ रहा था, जो कि शायद नीचे पड़े किसी पत्थर से टकरा गया था। इसी वजह से बेहोश हो गया था। सोनू ने मल्होत्रा को अच्छी तरह से हिला डुला कर देखा। प्यारे। सोनू ऊपर टंगे प्यारे को देखते कह उठा, ये तो बेहोश हो गया। मर तो नहीं गया? नहीं, छाती ऊपर नीचे हो रही है। तू जल्दी से नीचे आ जा। क्यों? इसका साथी इधर आया तो इसे बेहोश पाकर सबसे पहले पेड़ पर ही देखेगा। हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। प्यारा जल्दी से नीचे उतरा। 2-4 पेड़ दूर एक अन्य पेड़ पर जा बैठे। तूने तो बहुत बहादुरी दिखाई। प्यारा कह उठा। मैं तो घबरा गया था, कुछ और समझ में नहीं आया तो उस पर कूद गया। सोनू ने गहरी सांस लेकर कहा। वो बेहोश हो गया? प्यारा मुस्कुराया। हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो वो तगड़ा था, हमारी ठुकाई कर देता। लेकिन हुआ क्या था जो? भक्ते की टॉर्च जेब से निकलकर नीचे जा गिरी थी। सोनू ने कहा। बाल बाल बचे। प्यारे ने गहरी सांस ली। वो जिंदा है ना? हाँ हाँ, बेहोश है। उसका सीना उठ बैठ रहा है। ये बात बार बार मत पूछ। गिन्नी की चिंता हो रही है मुझे। तू गिन्नी की इतनी चिंता क्यों करता है? मेरी होने वाली पत्नी है। जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी तक हुआ नहीं। बच्चा ठहराने वाला काम? वही तो। मैंने तो तेरे को कहा था कि हाथ फेरा। वो नींद में है। तो क्या हो गया? उठा लेता उसे। यहाँ भी तो आना था। हाथ फेरने के बाद वो कहती मैं उसके पास रहूं तो उसे भी साथ ले आता। वो पेड़ पर कैसे चढ़ती? हम दोनों उसे पेड़ पर चढ़ा देते। यहाँ खतरा है। गिन्नी को नींद में ही रहने दे। बातों के दौरान दोनों की नजरें सामने वैन और उन लोगों पर थी। बहुत देर लगा रहे हैं ये लोग। प्यारे बोला। वैन का पीछे वाला दरवाजा खोल रहे हैं। मेरे ख्याल में जल्दी से काम हो जाएगा। ये हमें 1.5 लाख देंगे ना? क्यों नहीं? सोनू झल्लाया। यहाँ चाय पानी का इंतजाम नहीं है, वरना वो भी पिलाते। दोनों वैन खुलने के इंतजार में बैठे रहे पेड़ पर। कुछ मिनट बीते कि उनके कानों में मध्यम सी आहट पड़ी। दोनों चौंके। नजरें मिली। फिर उन्होंने पेड़ के आसपास देखा। उन्हें कोई नजर आया जो कि पेड़ के नीचे चंद पल के लिए रुका। वो टिड्डा था। दोनों दम साधे उसे देखते रहे। टिड्डा वहां से सावधानी से आगे बढ़ गया। दोनों ने चैन की सांस ली। कौन था ये? सोनू दबे स्वर में कह उठा। पता नहीं। ये उनका साथी नहीं है जो वैन के पास है। सोनू सोच भरे स्वर में कह उठा। तू कैसे कह सकता है? उधर देख, वो सब गिनती में पूरे हैं। फिर तो गड़बड़ हो गई सोनू। हमारे अलावा भी कोई और चुपके से इन पर नजर रख रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खतरा बढ़ गया। हमें 1.5 लाख 1.5 लाख मिल जाएगा ना? पता नहीं क्या होने वाला है। ये नया बंदा कहाँ से आ गया? सोनू सोच भरे स्वर में बोला। मुझे तो लगा तू उस पर भी छलांग लगा देगा जब वो पेड़ के नीचे खड़ा था। उसे पता नहीं चला कि हम पेड़ पर हैं तो मैं क्यों छलांग लगाता?
लेकिन वो था कौन? हम जैसा कोई होगा? वो भी अपना लाख 50,000 बनाने के चक्कर में होगा। उसके पीछे जाकर देखें। नहीं, पेड़ से उतरना मत। वो जो कोई भी है हमें देख सकता है। इस तरफ हम अकेले नहीं हैं। मुझे तो गिन्नी की चिंता। गिन्नी की परवाह मत कर। वो नींद में है। ताला खुलने वाला है वैन के दरवाजे का। सामने ध्यान दे। दोनों नजरें सामने रखे पेड़ पर टंगे हुए थे। अगला दृश्य। मल्होत्रा कहाँ है? एकाएक सुदेश कह उठा। सामने से आता अंबा ठिठका और कह उठा, यही होगा। मैंने उसे 15 मिनट पहले पेड़ों के उस तरफ जाते देखा था। फिर वो वापस नहीं आया, सुदेश ने कहा। अंबा ने पेड़ों के उस तरफ देखा। तभी जगदीश आ पहुंचा। क्या हुआ? जगदीश ने पूछा। 10-15 मिनट पहले मल्होत्रा उधर गया था, परंतु अभी तक नहीं लौटा, सुदेश ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, कहने के साथ ही जगदीश उस तरफ बढ़ गया। 15 कदम उठाने के बाद ही जगदीश ने खुद को अंधेरे में पाया। उधर जल रही कार की हेडलाइट की मध्यम सी चमक का एहसास ही इधर हो रहा था। मल्होत्रा? जगदीश ने ठिठक कर पुकारा। कोई जवाब न मिला। जगदीश आंखें फाड़कर अंधेरे में स्पष्ट देखने की चेष्टा कर रहा था। तुम कहाँ हो मल्होत्रा? इस बार जगदीश ने ऊंचे स्वर में पुकारा। खामोशी रही। जगदीश कुछ और आगे बढ़ गया। पूरे अंधेरे में आ गया था वो। आंखें फाड़े हर तरफ देख रहा था, परंतु कुछ खास नजर नहीं आ रहा था उसे। उसने महसूस किया कि पास में टॉर्च होनी चाहिए थी। कार में टॉर्च रखी हुई थी। वो टॉर्च लाने के इरादे से पलटा कि उसके पाँव में हल्की सी ठोकर लगी। जगदीश छिटका। ज्यों ही नीचे देखा, अगले ही पल उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ती चली गई। कोई नीचे गिरा पड़ा था। मस्तिष्क में एक ही शब्द कौंधा कि कहीं ये मल्होत्रा तो नहीं। जगदीश नीचे झुका। उसका शरीर टटोला। मल्होत्रा की कमीज को उसने पहचान लिया था। जगदीश ने घबराकर सतर्कता के नाते रिवॉल्वर निकाली और आसपास देखा। जिस पेड़ के नीचे खड़ा था वहां भी नजर मारी। सब ठीक ही नजर आया उसे। फिर मल्होत्रा को क्या हुआ? जगदीश चेक कर चुका था कि उसकी सांस चल रही है। उसने मल्होत्रा को उठाया और कंधे पर लादने के पश्चात रिवॉल्वर हाथ में पकड़े तेजी से वैन की तरफ बढ़ गया। मिनट भर में जा पहुंचा। जिसकी भी नजर जगदीश पर पड़ी वो हैरान हुआ और पास आता चला गया। क्या हुआ मल्होत्रा को? सुदेश के माथे पर बल पड़ गए। जिंदा है? अंबा ने पूछा। क्या हुआ? मलिक व्याकुलता से पास पहुंचता कह उठा। मल्होत्रा ठीक है, बेहोश है। इसे नीचे उतारो, जगदीश बोला। मल्होत्रा को उसके कंधे से उतारकर नीचे लिटाया गया। क्या हुआ? जगमोहन भी पास आ पहुंचा। इसके माथे पर चोट लगी है, अंबा ने कहा। मलिक ने जगदीश को देखा। ये उधर पेड़ के नीचे अंधेरे में बेहोश पड़ा था, जगदीश ने मलिक से कहा। उधर बेहोश पड़ा था? मलिक चौंका। लेकिन इसे किसने बेहोश किया? मुझे क्या पता। वहां कोई था? नहीं। जिसने मल्होत्रा को बेहोश किया वो पास ही होगा, छुपा होगा, मलिक बोला। मुझे कोई नजर नहीं आया, जगदीश बोला। अंबा पानी की बोतल लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। सुदेश, जगदीश और मलिक एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ पलों के लिए खामोशी आ ठहरी वहां। इसका मतलब यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, सुदेश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। लगता तो यही है, जगदीश ने परेशान स्वर में कहा। कौन हो सकता है? मलिक की निगाह हर तरफ घूमने लगी। जो भी है उसने खुद को अंधेरे में छुपा रखा है और हमें देख रहा है, सुदेश बोला। ये खतरनाक बात है कि हम किसी की नजरों में आ गए हैं, मलिक ने कठोर स्वर में कहा। पुलिस होती तो सामने आ गई होती। कौन होगा वो? तभी मल्होत्रा के होठों से कराह निकली। सबकी निगाह मल्होत्रा पर जा टिकी। जगमोहन की निगाह पेड़ों की तरफ ही थी। मल्होत्रा बताएगा कि वो कौन है। बेहोश होने से पहले मल्होत्रा ने उसे जरूर देखा होगा, जगदीश ने कहा। मल्होत्रा के होठों से कराह निकली। आंखें खोली, फिर उसी पल उठ बैठा। क्या हुआ? मल्होत्रा के होठों से निकला। तुम वहां बेहोश पड़े थे। उधर क्या हुआ था? सुदेश कह उठा। ओह! मल्होत्रा को जैसे सब याद आया। मैं उधर पेड़ के पास सुसु करने गया, तभी पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा। मैंने ऊपर देखा तो दो लोग पेड़ पर बैठे थे। दो लोगों को? हाँ, वो दो थे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देख सका। एक ने मुझ पर छलांग लगा दी, मेरे ऊपर आ गिरा वो। मैं नीचे गिरा। नीचे किसी पत्थर से मेरा माथा टकराया। फिर मुझे होश नहीं रहा। तो तुमने उसे ठीक से नहीं देखा? मलिक के दांत भिज गए। नहीं,
उन्हें पहले कभी देखा है? मैंने कहा कि अंधेरा होने की वजह से मैं उन्हें देख नहीं पाया, मल्होत्रा बोला। मलिक ने रिवॉल्वर निकाल ली। इसका मतलब वो दोनों जो भी हैं हमें देख रहे हैं। हम सबके चेहरे उन्हें अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, मलिक बोला। वो एक दूसरे को देखने लगे। हमें उन्हें ढूंढ निकालना होगा। मैं देखता हूँ, कहकर मलिक पलटा। वहां खतरा हो सकता है। खतरा तो शुरू हो चुका है। हम यहाँ वैन को खुलवाने पर लगे हैं और वो हमें देख रहे हैं। कम से कम हमें पता तो हो कि वो लोग कौन है। वो इस मामले में पुलिस के गवाह भी बन सकते हैं। हम बुरे फंस जाएंगे। तो उन्हें ढूंढ कर क्या करना चाहते हो? सुदेश ने पूछा। उन्हें कुछ देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं, कहने के साथ ही मलिक पेड़ों की तरफ बढ़ गया। जगदीश ने सुदेश से कहा, तुम मलिक के साथ जाओ। सुदेश तेजी से मलिक की तरफ बढ़ गया। तुम ठीक हो? जगदीश ने मल्होत्रा से पूछा। मल्होत्रा ने सिर हिला दिया। इस घटना ने सबका ध्यान सोहनलाल की तरफ से हटा दिया था। मलिक के जाने के बाद जगमोहन सोहनलाल के पास जा पहुंचा। देवराज चौहान यहीं है, सोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। यहीं? हाँ, पास में ही कहीं। उसके साथ वो चारों भी हैं जो उसके साथ बैंक वैन पर हाथ डालने वाले थे। तो मल्होत्रा को उनमें से ही किसी ने बेहोश किया होगा, जगमोहन ने कहा। ये मैं नहीं जानता। इस मामले में तुम्हारा वास्ता देवराज चौहान से कैसे पड़ा? जगमोहन ने पूछा। सोहनलाल के कुछ कहने से पहले ही जगदीश वहां आ पहुंचा। अभी तक ताला नहीं खुला, वो बोला। खुलने वाला है। सोहनलाल ने काम छोड़ा और सिगरेट सुलगा लिया। फिर सिगरेट? जगदीश ने दांत भींच कर कहा। हम खतरे में हैं। यहाँ कोई और भी है। जल्दी करो। शोर कम डालो। सोहनलाल ने कश लिया। काम हो रहा है। दिल तो करता है तुझे गोली मार दूं, जगदीश गुर्राया। सोहनलाल उसे देखकर हंसकर रह गया। शांति रख, जगमोहन ने जगदीश से कहा। वैन खुलने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि भीतर मौजूद गनमैनों का कोई इंतजाम नहीं हो सका। मान ले कि अभी वैन खुल भी गई तो उन गनमैनों का क्या करोगे जो बाहर आने को तैयार नहीं है? जगदीश कसमसा कर रह गया। जब जगदीश मल्होत्रा को कंधे पर लादे वहां पहुंचा और सब इकट्ठा होकर बातें करने लगे थे, तब प्यारा और सोनू पेड़ पर बैठे सब कुछ देख रहे थे और मजे ले रहे थे। सोनू, ये तो परेशान हो जाएंगे कि इनके साथी को किसने बेहोश किया। हमें ढूंढ नहीं सकेंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सोनू खुश था। मुझे भी। इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम पेड़ पर बैठे हैं। यहाँ तो घना अंधेरा है। वो देख, प्यारे के होंठों से निकला। उसने गुस्से में रिवॉल्वर निकाल ली है। ओह, अब वो इधर ही आएगा। इधर क्यों? हमें ढूंढेगा कि? उसे क्या पता कि हम पेड़ पर हैं। वो देख, वो रिवॉल्वर पकड़े इधर ही आ रहा है। गुस्से में लगता है। दूसरा भी इसी तरफ आने को चल पड़ा। प्यारे बोला। मुझे तो डर लग रहा है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब तो तेरी जेब में कुछ नहीं है ना? जेब में? क्या मतलब? भक्ते की टॉर्च गिरी थी पहले, अब गिरने वाली चीज नहीं है। चुप हो जा। वो इधर ही आ पहुंचे। सोनू फुसफुसा उठा। दोनों की निगाह मलिक और सुदेश पर टिक चुकी थी। वो दम साधे उन्हें देख रहे थे। यहीं कहीं से जगदीश को मल्होत्रा मिला था, मलिक बोला। सुदेश ने भी रिवॉल्वर निकाल ली। दोनों आसपास की जगहों पर देखने लगे। पेड़ों पर भी नजर मारी। वो पेड़ से मल्होत्रा पर कूदा था। प्यारे और सोनू दुबके रहे उस पेड़ पर। उन्हें भीगी बिल्ली बने देखते रहे। करीब 10 मिनट तक उनकी सांसें अटकी रही, जब तक कि मलिक और सुदेश नीचे नजर आते रहे। उनका वाला पेड़ देखने की नौबत नहीं आई। वो पहले ही वापस लौट गए। सोनू, प्यारा धीमे से बोला, मेरी तो सांस ही अटक गई थी जब वो दोनों इस तरफ आने लगे थे। मेरी सांस तो नहीं अटकी। मैं तो उन पर छलांग लगाने को तैयार था। वो दो थे। उनके पास रिवॉल्वरें भी थी। और तो क्या हो गया? मैं कुछ डरता हूँ? प्यारे ने सोनू पर नजर मारकर कहा। नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता था तू इतना बहादुर है, प्यारे ने मुंह बनाकर कहा। मैं बहुत बहादुर हूँ प्यारे। होगा। मुझे तो गिन्नी की याद आ रही है। मैं जरा एक बार उसके पास चक्कर लगाया हूँ। तेरी मर्जी। अगर पीछे से फैन अगर पीछे से वैन खुल गई तो सोनू ने सोनू को देखा प्यारे ने। तो 1.5 लाख जो मिलना है वो डूब जाएगा। गिन्नी को छोड़, वो नींद में। ओ, वो देख,
सोनू की नजरें सामने थी। प्यारे ने भी उधर देखा। क्या है? सरदार। वो सरदार ही है। बहुत देर में आया सरदार। क्या चाल है, कितनी शान से चल रहा है, मस्त हाथी की तरह। इसे खबर मिल गई होगी कि वैन खुलने वाली है, तभी ये आ पहुंचा। हाँ, लगता तो ये सरदार ही है, प्यारे ने फौरन सिर हिलाकर कहा। वो देवराज चांद था जो कि पेड़ों के बीच में से निकलकर शांत अंदाज में रोशनी के घेरे में आता जा रहा था। सरदार होना भी कितना अच्छा लगता है ना, सोनू कह उठा। देखता रहे, सरदार आया है तो अब कुछ नया होगा। सरदार खतरनाक लगता है प्यारे। तो ये आसानी से 1.5 लाख हाथ में नहीं आने देगा, 5-10 हजार में ही टरका देगा, सोनू ने कहा। ये तो गलत बात है। बात तो गलत है ही, लेकिन हम पहले 3 लाख मांगेंगे। इतने ज्यादा? 3 मांगेंगे तो एक पर बात जमेगी। लाख से बात शुरू करेंगे तो 5 हजार ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही सही। अगला दृश्य। देवराज चौहान पर सबसे पहले अंबा की नजर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। जैसे उसे विश्वास ही नहीं आया कि देवराज चौहान यहाँ आ गया है। उसने आंखें रगड़कर पुनः देखा। देवराज चौहान ही था वो। तभी मल्होत्रा ने देखा देवराज चौहान को। वो ठगा सा रह गया, सांस लेना भूल गया वो। आंखों में अविश्वास के भाव नाच उठे। यही वो वक्त था कि मलिक और सुरेश पेड़ों के झुरमुट से वहां आ पहुंचे थे। सबसे पहले उनकी निगाह सामने आते देवराज चौहान पर ही पड़ी। मलिक और सुरेश दोनों मलिक और सुरेश दोनों ही ठिठक गए थे। ये तो देवराज चौहान ही है, सुरेश के होंठों से निकला। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? मलिक परेशान हो उठा। अब क्या होगा? सुरेश हड़बड़ाहट में था। इसी पल जगमोहन ने देख लिया था देवराज चौहान को। जगमोहन का चेहरा खुशी से भर उठा। वो तेजी से आगे बढ़ता देवराज चौहान के पास पहुंचता कह उठा। सोनलाल ने बताया था तक कि तुम कहीं आसपास ही हो और आने वाले हो। मलिक और सुदेश की नजरें मिली। उन्होंने सोहनलाल की तरफ देखा। सोहनलाल वैन के पीछे से निकलकर सामने आ गया था। मलिक, सोहनलाल और जगमोहन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, सुदेश कह उठा। ऐसा ही लगता है। देवराज चौहान को सोहनलाल ने खबर देकर यहाँ बुलाया है। तभी तो ताले खोलने में देर लगा रहा था हरामी। हम बेवकूफ बनते रहे। मलिक कुछ नहीं बोला। तुम्हें पहले नहीं पता था कि देवराज चौहान और सोहनलाल एक दूसरे को जानते हैं? नहीं पता था, मलिक ने शब्दों को चबाकर कहा। लेकिन अब क्या होगा? सब ठीक रहेगा। देवराज चौहान को 60 करोड़ चाहिए और हमें वो कागज। देवराज चौहान ने जगमोहन से पूछा। मलिक कौन है? वो। जगमोहन ने मलिक की तरफ इशारा किया। क्या इसने तुम्हें धमका रखा था कि तुमने इसकी बात न मानी तो ये मुझे मार देगा? हाँ। तुम इसके झांसे में आ कैसे गए? झांसा नहीं था, सच कह रहा था ये। इसने मुझे वैन में बिठाकर कई बार तुम्हें निशाने पर रखकर ये साबित किया कि ये तुम्हें मार सकता है। मुझे इसकी बात माननी पड़ी। बाद में ये यही कहता रहा कि तुम इसके आदमियों की नजरों में हो, जबकि इसने तुम पर से आदमी हटा लिए थे। प्राइवेट जासूस है ये, शरीफ बंदा है, छोड़ो इसे। मलिक ने और इसके साथियों ने रिवॉल्वरें क्यों पकड़ रखी हैं? तुम्हारे लिए नहीं है। मल्होत्रा उधर बेहोश मिला था तो ये देखने गए थे कि वहां कौन है। फिर जगमोहन ने ऊंचे स्वर में मलिक और सुदेश से कहा, रिवॉल्वरें वापस रखो। दोनों ने फौरन रिवॉल्वरें वापस रख ली। देवराज चंद मलिक के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, यहाँ मेरे आदमी फैले हैं, कोई शरारत मत करना। वो इधर ही देख रहे हैं। मलिक ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान जगमोहन के साथ कुछ कदम दूर पहुंचकर बोला, यहाँ की क्या स्थिति है वो बताओ। पहले तुम्हें बताता हूँ कि मलिक किस चक्कर में है। जान चुका हूँ। उधर वो दोनों आदमी मिल गए हैं जिनके लिए ये काम कर रहा है। उन्होंने सब बता दिया है कि मलिक किस चक्कर में है। तुम यहाँ की स्थिति बताओ। जगमोहन ने यहाँ के हालात बताए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या वो गनमैन है जो भीतर बैठे हैं। वो बाहर नहीं आना चाहते। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें गोली मार दी जाएगी। मैंने बहुत समझाया, परंतु वो मान नहीं रहे। नहीं मानेंगे वो। उस स्थिति में कोई नहीं मानेगा। तो उनका क्या किया जाए? मैं कोशिश करता हूं उन्हें संभालने की। ठीक है, तुम उन्हें संभालो, लेकिन मलिक का क्या करोगे? जगमोहन ने पूछा। मलिक जो चाहता है वो ले ले, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। जगमोहन कुछ नहीं बोला। देवराज चांद सोहनलाल के पास पहुंचा।
जगमोहन साथ था। कैसे हो सोनलाल? देवराज चांद मुस्कुराया। बढ़िया। नानिया भी ठीक है? एकदम फिट। वैन के तालों की क्या पोजीशन है? एक ताला बंद है, 2 मिनट में खोल दूंगा, सोनलाल ने कहा। खोल दो, लेकिन वैन में गनमैन है, वो दो हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, तुम लॉक खोल दो, लेकिन दरवाजों के पल्ले खोलने की गलती मत करना। ठीक है, सोनलाल ने कहा और वैन के पीछे की तरफ बढ़ गया। भीतर बैठे गनमैनों से कहाँ बात की जा सकती है? देवराज चांद ने कहा। वैन की ड्राइविंग सीट के पीछे 3 इंच लंबी चौड़ी खिड़की है, उस पर लगी शीट को सरका कर बात की जा सकती है, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि वो वहां पर गन रखकर घोड़ा न दबा दें। देवराज चांद ने कश लेकर सिर हिलाया। मैं उन्हें बता चुका हूं कि तुम इस काम में शामिल हो। ठीक है, बात करता हूं उनसे, देवराज चांद ने कहा और वैन की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने मलिक की तरफ देखा। मलिक ने हाथ के इशारे से पास आने को कहा। जगमोहन उसके पास जा पहुंचा। तुम और सोहनलाल हमें बेवकूफ बनाते रहे, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हो। जगमोहन मुस्कुराया। सोहनलाल वैन के लॉक खोलने का ड्रामा करता रहा, जबकि हकीकत में वो देवराज चांद के आने का इंतजार। अब तो तुम समझ ही गए होगे। जगमोहन पुनः मुस्कुराया। क्या तुम बेवकूफ हो? मलिक ने होंठ भींच ली। सुदेश ने हड़बड़ाकर मलिक को देखा। देवराज चौहान हमारे साथ किस तरह पेश आएगा? मलिक ने पूछा। उन कागजों की जरूरत नहीं जो तुम चाहते हो। सुनकर मलिक ने चैन की सांस ली। लेकिन उन गनमैनों का क्या करें जो वैन के भीतर मौजूद हैं? मलिक ने पूछा। देवराज चौहान उनसे बात करने गया है। जगमोहन ने वैन की तरफ देखा तो देवराज चौहान को भीतर बैठे पाया। जगमोहन भी वैन की तरफ बढ़ गया। सुदेश और मलिक की नजरें मिली। देवराज चौहान गनमैनों को बाहर आने को तैयार कर लेगा? सुदेश ने पूछा। पता नहीं। मलिक के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। मल्होत्रा, अंबा, जगदीश भी मलिक के पास आ पहुंचे थे। देवराज चौहान वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा और पीछे बनी 3 इंच की खिड़की को सरकाया। मैं देवराज चौहान हूं, सुन रहे हो मुझे? देवराज चौहान बोला। भीतर से आहट उभरी, परंतु आवाज नहीं आई। सुन रहे हो मुझे कि नहीं? तुम्हारी आवाज हम तक आ रही है, रोमी की आवाज आई। तुम जवाहर हो या रोमी? रोमी। तब तक जगमोहन भी भीतर बगल वाली सीट पर बैठ चुका था। ठीक है। देवराज चौहान का नाम सुना है कभी? हाँ। पैसे की सुरक्षा देते हैं हम, तो सबसे बड़े डकैती मास्टर का नाम क्यों नहीं सुना होगा? और क्या सुना मेरे बारे में? कई बातें। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बोला। सिगरेट लोगे? नहीं, वैन में धुआं भर जाएगा, हमें तकलीफ होगी। ठीक है। देवराज चौहान ने कश लिया। हमें दोस्त बन जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्यों? हम जिस पैसे की सुरक्षा दे रहे हैं, तुम लोग उसे हासिल करना चाहते हो। पैसे को भूल जाओ, वो तो अब हमारा हो चुका है। सवाल तुम लोगों के जीने मरने का है। रोमी की आवाज आई। पैसे की सुरक्षा तभी दी जा सकती है जब इंसान खुद सुरक्षित रहे, और इस वक्त तुम सुरक्षित नहीं हो। जवाब में खामोशी रही। तभी वैन का दरवाजा थपथपाया गया। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर देखा तो सोहनलाल को खड़े पाया। लॉक खोल दिया, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और छोटी सी खिड़की खिड़की की तरफ मुंह करके बोला। वैन के दरवाजे खुल चुके हैं, लॉक खुल गए हैं। सुन लिया तुम दोनों ने? जवाब नहीं आया। अब हमारे पास रुकने की वजह नहीं है। पैसा तो हमारा ही है। तुम दोनों अपने बारे में सोचो। क्या चाहते हो? जवाहर की आवाज आई। हथियार वैन में रखकर शराफत से बाहर आ जाओ, हम नोट लेकर चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम गवाहों के रूप में हमें जिंदा क्यों छोड़ोगे? मुझे गवाहों का डर नहीं, क्योंकि कानून से वास्ता रखने वाला हर कोई मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। पुराना खिलाड़ी हूं मैं। कानून से वो डरते हैं जो नए खिलाड़ी होते हैं, या जिनका नाम पुलिस की लिस्ट में नहीं होता। जवाब में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं गोलियां नहीं चलाना चाहता, लाशें नहीं बिछाना चाहता। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि दौलत पाने के लिए मुझे किसी का खून बहाना पड़े। नौबत आई तो जैसे तैसे मामले को संभाल लिया। अब भी तुम दोनों से बात करके मामला संभालने की कोशिश कर रहा हूं। तभी तो मैंने पूछा था कि मेरे बारे में क्या जानते हो। मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो फिर ये भी जानते होगे कि मैं अपनी जुबान पर कायम रहने वाला इंसान हूं। ये मेरा वादा है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ।
हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। नोटों के बक्से नीचे उतारेंगे और तुम दोनों वैन लेकर यहां से चले जाना। खामोशी रही। इससे बढ़िया ऑफर तुम्हें कोई नहीं देगा, देवराज चौहान पुनः कह उठा। फिर खामोशी रही। जवाब दो, हमारे पास वक्त कम है। हम नोट निकालकर यहां से चले जाना चाहते हैं। पैसों की रखवाली करना हमारा काम है। रोमी की आवाज आई। पहले जान है फिर काम है। इस वक्त मैं सलाह देता हूं कि अपनी जान बचाओ। हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। जवाहर की आवाज आई। क्या तुमने कभी सुना है कि देवराज चौहान ने कभी बेईमानी की है? हम तुम्हें ज्यादा नहीं जानते। तो अब मौका आया है तुम्हारे सामने। जान लो मुझे। मेरी बात मानकर गन छोड़कर बाहर आ जाओ। ये हम चाहकर भी नहीं कर सकते। क्यों? तुम पर भरोसा करने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही। हमें डर है कि हमें गोली मार दी जाएगी। तो भरोसा दिलाऊं तुम्हें? देवराज चांद गंभीर स्वर में बोला। कैसे? मैं तुम दोनों के सामने आ रहा हूं वैन का दरवाजा खोलकर। मुझे भरोसा है कि तुम लोग मुझे शूट नहीं करोगे। जवाब में आवाज नहीं आई, जबकि पास बैठा जगमोहन बेचैन हो उठा। हम लोग आपस में मिलने जा रहे हैं। मैं तुम लोगों के सामने आ रहा हूं। हम तुम्हें शूट कर सकते हैं, रोमी ने भीतर से कहा। जरूर कर सकते हो, परंतु मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं करोगे। हम में से किसी एक को तो दूसरे पर भरोसा करना होगा। तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं तो मैं तुम पर भरोसा करने सामने आ रहा हूं। देवराज चौहान दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। जगमोहन भी जल्दी से वैन से नीचे उतरा और देवराज चौहान के पास जा पहुंचा। ये तुम क्या कर रहे हो? जगमोहन ने तेज स्वर में कहा। जरूरी है ऐसा करना, वरना वो बाहर नहीं आने वाले। गोलियां चला देंगे। देवराज चौहान ने कहा। वो तुम पर गोलियां चला देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो गोलियां चलाएंगे। बातों से वो लोग गंभीर और समझदार लगे। तुम इतने कम वक्त पर उन पर कैसे भरोसा कर सकते हो? मैं उनका भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें यकीन दिला रहा हूँ कि उनकी जान सलामत रहेगी। इसलिए मुझे उनके सामने जाना ही होगा। उन्हें मेरी जान लेने की अपेक्षा अपनी जान बचाने में दिलचस्पी है। वो डरे हुए हैं। इसी डर में वो तुम पर गोलियां चला सकते हैं। जगमोहन खींच कर बोला। सोहनलाल पास आ गया, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जगमोहन ठीक कह रहा है। तुम्हें इस तरह उनके सामने नहीं जाना चाहिए। सोहनलाल बोला। मेरे जाए बिना ये समस्या हल नहीं होने वाली, देवराज चांद ने कहा और वैन के पीछे की तरफ बढ़ गया। यह बेवकूफी है। इसे रोको सोहनलाल, जगमोहन बेचैनी से कह उठा। सोहनलाल पलटकर तेजी से जगमोहन के देवराज चौहान के पास जा पहुंचा। सोच समझ कर कदम कदम उठाओ देवराज चौहान, तुम ठीक नहीं कर रहे। सोहनलाल ने उखड़े स्वर में कहा। वो तुम पर गोलियां चला देंगे। मैं खाली हाथ उनके सामने जाऊंगा तो वो गोलियां नहीं चलाएंगे। तब के 2 मिनट निकल गए तो बाजी हमारे हाथ में होगी। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। तुम देखते रहो, वो गोलियां नहीं चलाएंगे। सोहनलाल होंठ पीछे खड़ा रह गया। नजरें देवराज चौहान पर थी। जगमोहन अभी तक वैन की ड्राइविंग डोर के पास परेशान खड़ा था। मलिक तेजी से जगमोहन के पास आता कह उठा। देवराज चौहान क्या कर रहा है? वो पागल हो गया। क्या मतलब? वो गनमैनों के सामने जा रहा है। ओह, वो उसे देखते ही गोली मार देंगे, मलिक के होठों से निकला। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर मलिक को देखा। मैंने ठीक तो कहा है कि? तुमने ठीक कहा है, लेकिन देवराज चांद ये बात नहीं समझ पा रहा। जगमोहन दांत पीस कर रह गया। उसे रोको। वो नहीं रुकेगा। यही तो खास बात है उसमें, कि जो बात उसके दिमाग में घुस जाए वो करके ही रहता है। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और आगे बढ़कर वैन के दरवाजे के पास साइड में खड़ा हो गया। चेहरे पर खतरनाक भाव ठहरे थे। वो सोच चुका था कि अगर गनमैन गोली चलाते हैं तो वो उन्हें शूट करके ही रहेगा। सोहनलाल ने गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखा। मलिक जगमोहन के करीब आ गया। उसने भी रिवॉल्वर निकाल ली। जगमोहन ने मलिक को देखा। जो भी मुसीबत सामने आएगी उसका हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, मलिक बोला। अंबा, जगदीश, सुदेश, मल्होत्रा भी रिवॉल्वर निकाले वैन के अगल बगल आ खड़े हुए थे। वो सब तैयार थे कि अगर भीतर से गोलियां चलें तो गनमैनों को हर हालत में खत्म कर देंगे। देवराज चौहान वैन के पीछे वाले दरवाजे के पास खड़ा हो चुका था। पीछे कार की जलती हेडलाइट की रोशनी सीधे वैन पर पड़ रही थी। देवराज चौहान का शरीर रोशनी में नहाया हुआ था। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर वैन के दोनों पल्लों को थामा और खोल दिया।
अगला दृश्य। प्यारे, सोनू के होठों से निकला, ये सब क्या कर रहे हैं? वैन के पीछे की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वैन के दरवाजे के सामने तो सरदार ही है। बाकी के सब तो वैन के अगल बगल खड़े हैं, सबने रिवॉल्वरें भी पकड़ रखी हैं। समझ में नहीं आता कि ये क्या करने वाले हैं। सोनू ने उलझन भरे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि वैन का ताला खोल लिया गया है। ऐसा है तो उन्होंने रिवॉल्वरें क्यों निकाल ली? वैन में तो नोट होंगे। ये तो ऐसे तैयार हैं जैसे भीतर से फौज निकलने वाली हो। कोई बात तो है। ये सरदार मुझे खतरनाक आदमी लगता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये हमें 1.5 लाख देगा। इसका बाप भी देगा, वरना हम पुलिस को खबर कर देंगे। सोनू, हाँ, गिन्नी की बहुत याद आ रही है। वो, ये वक्त गिन्नी को याद करने का नहीं है। अब हमें सरदार के पास जाना है, धौंस जमाकर 1 लाख 1.5 लाख ऐंठते हैं। मुझे लगता है कि वो वैन का दरवाजा खोलने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देव वैन का दरवाजा खोलते ही नोटों की गड्डियां बाहर गिरने लगे। पता नहीं, देखता रहे, सब कुछ सामने आ जाएगा। दोनों कुछ पल खामोशी से देखते रहे। सोनू, एकाएक प्यारे बोला, गिन्नी नींद में होगी, तू उसकी चिंता मत कर। सोनू कह उठा, मैं गिन्नी की बात नहीं कर रहा। तो मुझे एक नई बात सूझी है। प्यारे ने बगल की डाल पर बैठे सोनू को देखा। क्या? सब वैन के पीछे की तरफ है। तू तो हर गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चला लेता है, वैन भी चला लेगा। हाँ, चला लूंगा, लेकिन तू? हम वैन लेकर भाग जाते हैं। क्या? सोनू जोरों से चौंका। सब वैन के पीछे की तरफ है। ये बढ़िया मौका है वैन ले भागने का। जो 10-20 लाख वैन में होंगे वो हम आधे आधे बांट लेंगे। क्यों, क्या कहता है तू? सोनू की निगाह सामने थी, चेहरे पर सोच के भाव थे। ये तो खतरे वाली बात है। सोनू कह उठा, थोड़ा सा खतरा और 10-20 लाख रुपए हाथ में। तू भी मेरी तरह ब्याह कर लेना, इकट्ठे हनीमून पर चलेंगे। सुना है हनीमून के लिए शिमला बहुत बढ़िया जगह है। जो भी शादी करता है शिमला जरूर होकर आता है। मैंने तो सुना है मनाली अच्छी जगह है। दोनों जगह हो लेंगे, वैन लेकर भगा ले पहले। ये आसान बात नहीं है। क्यों? उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। जब तू वैन लेकर भागेगा तो वो तेरे को पकड़ेंगे कैसे? पास में 3-4 कारें खड़ी हैं, वो पीछा करके हमारा। मैं उन सबकी कारें पंचर कर देता हूँ, हवा निकाल देता हूँ, फिर वो कैसे पीछे आएंगे? ये ठीक कहा तूने, लेकिन वैन की चाबी भी तो होनी चाहिए। वो भीतर लगी हो सकती है। दोनों कुछ पल चुप रहे। सोनू, प्यारा गंभीर स्वर में कह उठा, मैं जाऊं वहां खड़ी कारों की हवा निकालूं? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। तू तो कहता था तुझे डर नहीं लगता। वो तो मैं ठीक कहता हूँ। तो अब क्यों डर रहा है? 10-20 लाख हाथ में आएगा तो ऑटो के बदले टैक्सी खरीदना। और तू? मैं तो दुकान डालूंगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, कारों की हवा निकालता हूँ। तू वैन लेकर भाग जाना। लेकिन जाऊंगा कहाँ? आत्माराम का खेत देखा है? हाँ, पता है। उसके खेत में गन्ने की फसल बहुत ऊंची खड़ी है। वैन वहीं ले जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अगर वैन में चाबी ना हुई तो? फिर वही 1 लाख 1.5 लाख वाले चक्कर चलाएंगे। वैन तक चुपके से जाना कि कोई देख ना ले। वैन का दरवाजा भी धीरे से बंद करना कि आवाज ना हो। उसके बाद वैन भगा ले जाना। मैं वहां खड़ी सब कारों की हवा निकाल दूंगा। ठीक है सोनू, मामला फिट। ठीक है, सोनू ने चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे डर लग रहा है। डरता क्यों है? मामूली सा तो काम है। वैन में बैठना है और स्टार्ट करके भाग जाना है। मैं कारों की हवा निकालने जा रहा हूँ, कहने के साथ ही प्यारा पेड़ से नीचे उतरने लगा। देवराज चौहान के दरवाजा खोलते ही वैन के भीतर का हिस्सा रोशनी से नहा गया। मैं हूं देवराज चौहान, देवराज चौहान ने फौरन कहा। यह खतरे से भरा वक्त था। भीतर मौजूद दोनों गनमैन किसी भी पल गोलियों की बरसात कर सकते थे। एक पल बीता, 2, 4, 6, 10 पल बीत गए। सब कुछ शांत रहा। कोई गोली नहीं चली। वैन के भीतर का हिस्सा अब देवराज चौहान के सामने था। वैन के दाएं बाएं जगमोहन, अंबा, मलिक, सुदेश, मल्होत्रा रिवॉल्वरें थामे खड़े थे। उनके दिल उनके दिल की धड़कन टिक टिक बज रही थी। कान गोलियों की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे। सोहनलाल 4 कदम हटकर व्याकुलता से भरा खड़ा था। वैन के फर्श पर सामने स्टील के बक्से पड़े चमक रहे थे। पीछे वो छोटी सी 3 इंच की खिड़की भी नजर आ रही थी, जिसके द्वारा उनकी बातचीत होती थी। वैन में एक तरफ बीच
एक तरफ बेंच जैसी सीट बनी हुई थी, परंतु इस वक्त जवाहर और रोमी नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बक्से की आड़ ले रखी थी। अलबत्ता अलबत्ता दोनों तरफ से गनों की नालें अवश्य झांक रही थी। सन्नाटा सा उभर रहा था उनके बीच। सब कुछ देखने के बाद देवराज चौहान बोला, देख लो, मैं अकेला तुम दोनों के सामने खड़ा हूं। कोई भी हथियार मैंने थाम नहीं रखा। सब कुछ वैसे ही रहा। पल मिनटों में बदलने लगे। एक बक्से के पीछे से सिर जरा सा बाहर निकला। उसने बाहर झांका। सब ठीक लगा उसे। फिर दूसरे बक्से के पीछे से दूसरा सिर उभरा। यकीन करो, मैं इस वक्त तुम लोगों के सामने हूं, मेरे हाथ खाली हैं। मिनट भर और बीता। अब दोनों के चेहरे स्पष्ट दिखने लगे थे। गनों का रुख देवराज चौहान की तरफ ही था। किसी एक को तो ये खतरा उठाना ही था। तुमने रिस्क नहीं लिया तो मैंने ले लिया। मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम दोनों मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ पैसा चाहते हैं, वो लेकर ही रहेंगे, परंतु इस दौरान खून खराबा नहीं चाहते। मेरे इस तरह सामने आकर तुम्हें विश्वास दिलाने का यही मतलब है। जवाहर रोमी जवाहर और रोमी अब उठकर बैठ गए थे। गने सतर्कता से थाम रखी थी। देवराज चौहान की उनसे नजरें मिली। देवराज चौहान शांत भाव से मुस्कुराया। फिर बोला, मुझे मार दोगे तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। वैन के दोनों तरफ हथियारों को थामे काफी लोग खड़े हैं। मेरी जान में ही तुम दोनों की जान बसी है। मुझ पर भरोसा करो और वैन से बाहर आ जाओ, ताकि तुम लोग हमें आसानी से मार सको। रोमी बोला, अगर मारना होता तो क्या मैं इस तरह सामने आता तुम लोगों के? देवराज चौहान बोला, तुम कुछ भी कर सकते हो इस वक्त। मैं कुछ नहीं करने जा रहा। इन बक्सों से नोट निकालने हैं हमने। तुम दोनों बाहर निकलो और वैन का स्टीयरिंग संभालो। हम बक्से बाहर निकाल लेते हैं, तुम लोग वैन लेकर यहाँ से चले जाना। जवाहर और रोमी की नजरें मिली। शांति रही कुछ पल। ये तुम्हारा धोखा देने का अंदाज भी हो सकता है कि हमारे बाहर निकलते ही तुम हम लोगों को शूट कर सको। एक बार मेरा भरोसा करके तो देखो। देवराज चौहान मुस्कुराया। कितने लोग हो तुम सब? बहुत है। सब सामने आ जाओ। रिवॉल्वर हमारे सामने उस तरफ नीचे फेंक दो और सब कुछ दूर हमारे सामने खड़े हो जाओ। रोमी बोला, फिर तुम क्या करोगे? हम बाहर आएंगे और बक्से वैन से नीचे गिराकर वैन लेकर चले जाएंगे। तब तुम लोग हम पर एक साथ गोलियां भी चला सकते हो। ऐसा नहीं करेंगे हम। मतलब कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात का भरोसा करें। तुम हमारी बात पर भरोसा ना करो। हम अपने लिए सुरक्षित रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि हम दो हैं और तुम ज्यादा हो। ठीक है, देवराज चौहान बोला, तुम्हारी बात मानी। उसके बाद देवराज चौहान ने वैन के दोनों तरफ देखकर बोला, तुम सब अपने अपने हथियार फेंको सामने की तरफ, यानी कि ये दोनों देख सकें। पल भर की खामोशी रही। फिर मलिक कह उठा, तुम्हारी ये बात नहीं मानी जा सकती देवराज चौहान। क्यों? उनके पास गने हैं, वो हमें पल में गोलियों से भून सकते हैं। बैंक का पैसा बचाने के लिए ये 8 लोगों को गोलियों से भूनने से रहे। क्यों नहीं मार सकते? ये इन्हें मौका मिला तो ये जरूर। हम ऐसा नहीं करने वाले। फिर ये हमारे चेहरे भी देख लेंगे। अंबा ने कहा, कल को पुलिस को हमारे बारे में अवश्य बता देंगे। अगर मैं नहीं आता तो क्या तब तुम लोगों के चेहरे नहीं देखते? देवराज चौहान ने कहा, उसके लिए हमने चेहरे ढांपने की सोच रखी थी। वो अब भी कर सकते हो, लेकिन मलिक बोला, हम रिवॉल्वर फेंक कर गनमैनों के सामने खड़े होने का खतरा मोल क्यों ले? मेरा भरोसा करो, ये फायरिंग नहीं करेंगे। तुम पर भरोसा करके बेफजूल में हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। मलिक ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम जो चाहते हो वो हम नहीं कर सकते। इस तरह हम अपने को मुसीबत में नहीं डालेंगे। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, जगमोहन कह उठा। चेहरे पर सख्ती थी। देवराज चौहान ने दोनों गनमैनों को देखकर कहा, इन लोगों की आशंका को तुम गलत नहीं कह सकते। तुम इनके बड़े हो, ये तुम्हारी बात भी नहीं मान रहे। रोमी बोला, अगर मेरी बात अगर मेरी कोई बात इन्हें गलत लगती तो ये जरूरी नहीं कि ये मेरी बात माने। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम लोग गोली नहीं चलाओगे, लेकिन ये तुम पर भरोसा करने को तैयार नहीं। हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाना चाहते हैं। जवाहर ने कहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम लोग अपनी जान बचाने के फेर में हो, परंतु ये नहीं समझ रहे। देवराज चांद का स्वर शांत था। अगर तुम लोगों ने गोली चलानी होती तो अब तक चला चुके होते। खामोशी रही उनके बीच। ठीक है, रोमी कह उठा, अपने लोगों से कहो कि रिवॉल्वर मत फेंके, परंतु सामने आ जाए। देवराज चांद ने सबसे यही कहा।
मलिक, अंबा, सुदेश, मल्होत्रा और जगदीश ने अपनी जेबों से रुमाल निकाले और चेहरों पर बांध लिए। सुदेश और अंबा इस तरफ रहेंगे, मलिक बोला। मैं, मल्होत्रा और जगदीश सामने आएंगे, ताकि अगर ये गोलियां चलाएं तो सुदेश, अंबा इन पर फायरिंग कर सके। ऐसा ही हुआ। जगमोहन और सोहनलाल भी सामने की तरफ आ खड़े हुए। गनमैनों को वो सब स्पष्ट नजर आने लगे थे। जो कुछ भी हो रहा था अजीब सा हो रहा था। वो सब चाहते थे कि गनमैन वैन से बाहर निकल जाएं और गनमैन चाहते थे कि वो यहां से, इन लोगों से सुरक्षित बच निकलें। दोनों पार्टियों का मन साफ था, परंतु किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। तुम, रोमी बोला, वैन के साथ चिपक जाओ। मैं बाहर आ रहा हूं और तुम्हें कवर करूंगा। देवराज चांद ने ऐसा ही किया। रोमी वैन में आगे बढ़ा और किनारे पर आ खड़ा हुआ। वो कुछ झुका झुका सा था। सन्नाटा सा छाया हुआ था हर तरफ। एक कदम और आगे बढ़ो, रोमी ने सतर्क स्वर में कहा। देवराज चांद एक कदम और आगे बढ़ा। अगले ही पल रोमी कूदकर वैन से नीचे आ गया। गन की नाल देवराज चांद की कमर पर लगा दी। रोमी ने वैन की साइडों में छिपे खड़े अंबा और सुदेश को देखा। मैं बाहर आ गया हूँ, रोमी ने ऊंचे स्वर में कहा। अब तो तुम लोगों को विश्वास आ गया कि हम फायरिंग नहीं कर रहे। खामोशी रही। जवाहर, रोमी बोला, बाहर आ, गड़बड़ हो जाएगी। भीतर से जवाहर बोला, ये गोलियां चला तो हमारे हाथ में भी गन है। तेरे बाहर निकले बिना बात नहीं बनेगी, रोमी ने कहा। रोमी की सतर्क निगाह हर तरफ थी। देवराज चांद की कमर से गन लगा रखी थी। जवाहर गन थामे बाहर आ गया। अब जवाहर के पास पूरा मौका था फायरिंग करने का, तो अन्यों के पास भी जवाहर पर फायरिंग करने का मौका था, परंतु किसी ने किसी पर फायरिंग नहीं की। हम वैन के आगे वाले हिस्से पर बैठने जा रहे हैं, तब तक तुम लोग ये बक्से वैन से बाहर गिरा लो, रोमी बोला और देवराज चांद से कह उठा, चलो स्टीयरिंग सीट की तरफ। देवराज चांद गन के साये में सीधे धीरे धीरे वैन के ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अगले पल जो हुआ वो धूप में किसी तूफान उठने से कम नहीं था। उसी पल वैन स्टार्ट हो गई। ऐसा होते ही सब चौंके। रोमी के कदम ठिठके। देवराज चांद की कमर में गन की नाल और भी सख्ती से सटा दी। कौन है वैन के भीतर? रोमी गुर्रा उठा। मैं नहीं जानता। देवराज चांद का स्वर गंभीर था। जवाहर भी गन थामे सतर्क हो चुका था। उसके चेहरे पर कठोरता छा गई थी, परंतु इसके आगे किसी को कहने सुनने का मौका नहीं मिला। कोई वैन तक पहुंचकर यह भी नहीं देख सका कि वैन किसने स्टार्ट की है। स्टार्ट होने के साथ ही एकाएक गन से निकली गोली की तरह वैन आगे बढ़ी और भाग खड़ी हुई। सब हक्के बक्के रह गए। ये क्या हो रहा है? रोमी चीखा। मैं नहीं जानता। देवराज चांद के होंठ भिज चुके थे। हड़बड़ाए से सब सामने खड़ी कारों की तरफ भागे कि वैन का पीछा किया जा सके। वहां सिर्फ रोमी, जवाहर और देवराज चांद रह गए। गन हटा लो, देवराज चांद ने नजरें दौड़ाते कठोर स्वर में कहा। ये क्या हो रहा है? रोमी गुर्राया। तुम्हारी तरह मैं भी नहीं जानता कि वैन कौन ले जा रहा है। देवराज चांद ने अपने कमर में लगी गन की नाल को हाथ से पकड़कर कमर से हटा दिया। रोमी कसमसाया। उसने जवाहर को देखा। वहां अजीब सी भगदड़ मच चुकी थी। लगता है ये भी नहीं जानता कि वैन कौन ले गया, जवाहर रोमी से बोला। तभी देवराज चांद ने मलिक को देखा, जो हाँफता भागता इधर ही आ रहा था। क्या बात है? देवराज चांद ने होंठ सिकोड़ कर बोला। उन सब कारों को के एक एक पहिए की हवा निकली पड़ी है, कहकर मलिक भागता चला गया। वो सामने खड़ी का उस वो सामने खड़ी उस कार की तरफ गया जिसकी हेडलाइट जल रही थी। भीतर बैठने से पहले उसने कार के पहियों पर नजर मारी। इस कार के भी पिछले वाले पहिए की हवा निकली पड़ी थी, यानी कि वैन का पीछा करने के लिए कोई वाहन नहीं था। देवराज चांद, जवाहर, रोमी की निगाह हर तरफ घूम रही थी। तभी मलिक गड़ा फाड़ कर चीखा। मल्होत्रा, छाबड़ा की कार उधर खड़ी है, उसे लेकर वैन के पीछे जा। सुनते ही मल्होत्रा और सुदेश उसकी तरफ दौड़ पड़े। देवराज चांद ने रोमी और जवाहर को देखा। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन वैन कौन ले गया? रोमी हड़बड़ाया से बोला। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। वैन बचकर जाने वाली नहीं। हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। निकल रोमी। उसके बाद जवाहर और रोमी गने थामे वहां से भागते चले गए। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। हर तरफ नजरें फिर रही थी। चेहरे पर गंभीरता थी। तभी जगमोहन पास आता कह उठा। वैन कौन ले भागा? टिड्डा, शेख, पौआ, प्रतापी कहाँ है? वो पास ही कहीं पेड़ों पर से हमें देख रहे होंगे। उन्हें ऐसा करने को ही कह आया था। वो ही, जगमोहन गुर्रा उठा। उनमें से कोई कमीना वैन ले भागा है। देवराज चांद खामोश रहा। सालों की ये हिम्मत की, जगमोहन कहते कहते ठिठका। सामने से पौआ और शेख आ रहे थे। टिड्डा और प्रतापी कहाँ है?
जगमोहन ने उन्हें देखते कहा। मैं यहाँ हूँ, टिड्डे की आवाज आई। जगमोहन पलटा तो टिड्डे को करीब आते पाया। प्रतापी कहाँ है? जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक हो उठा था। वो रहा, एकाएक पौआ बोला, वो आ रहा है। जगमोहन और देवराज चांद की नजर घूमी तो प्रतापी को पास आते पाया। जगमोहन अचकचाया सा प्रतापी को देखता रह गया। क्या हुआ? पास आकर प्रतापी बोला, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम में से कोई वैन ले उड़ाए, जगमोहन कह उठा। इतने कमीने तो नहीं है हम, पौए ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन वैन को कौन ले उड़ा? शेख ने कहना चाहा। मैंने उसे देखा है, टिड्डे ने कहा। मैंने उसे वैन का दरवाजा खोलकर भीतर बैठते देखा था। तब मैंने सोचा वो इन्हीं लोगों में से कोई होगा। तुम सबका ध्यान वैन के पीछे की तरफ लगा हुआ था। वो दिखने में कैसा था? जगमोहन ने पूछा। पीठ की तरफ से देखा था, वो भी कुछ पलों के लिए, चेहरा नहीं दिखा। जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। देवराज चांद गंभीर अंदाज में कश लिया। तभी मलिक पास आ पहुंचा। ये सब क्या हो गया? वैन कौन ले गया? मलिक लुटे पिटे स्वर में बोला। तुम्हारे आदमी वैन के पीछे गए हैं? गए तो हैं, मलिक ने थके स्वर में कहा। वो जो भी था, देर से इस मामले पर नजर रखे हुए था। देवराज चांद कह उठा। जब उन्हें मौका ठीक लगा वो वैन ले गया। क्या वो अकेला होगा? कह नहीं सकता, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। वो दोनों गनमैन कहाँ गए? मलिक एक कह उठा। वो चले गए, उनकी यहाँ जरूरत नहीं थी। ओह, फिर तो पुलिस यहाँ कभी भी पहुंचती होगी। जादू नहीं है कि पुलिस फौरन ही आ जाए। जवाहर और रोमी को खबर देने में वक्त लगेगा। कम से कम आधा पौना घंटा तो हम निश्चित होकर यहाँ रह सकते हैं। वैन किस तरफ गई? पता नहीं, मलिक देवराज चांद से बोला। मैं तो अभी तक बौखलाया हूँ, पागल हो गया हूँ लगता। वैन के पीछे कौन गया है? जगमोहन ने पूछा। मल्होत्रा और सुदेश। यहाँ से चलने में उन्होंने देर कर दी थी। सब कारों के टायरों की हवा निकली पड़ी थी। वो जरूर दो हैं, देवराज चांद ने कहा। दो? हाँ, एक ने टायरों की हवा निकाली, दूसरा वैन लेकर भागा। शायद इस बार वैन हमें ना मिले, एकाएक टिड्डा दांत पीछे कह उठा। क्यों? उसने जो वैन ले भागा है, वैन की हेडलाइट नहीं जलाई थी। वैन का रंग भी अंधेरे में नजर नहीं आने वाला। यहाँ से 100 फीट दूर जाते ही समझो वैन नजरों से ओझल हो गई। यहाँ से हमारे लोगों को वैन के पीछे जाने में देर लग गई थी। साला अपनी किस्मत ही खराब है। पौआ दांत किटकिटा उठा। हिम्मत मत हारो, शेख विचलित होकर बोला। वैन हमें मिल जाएगी। वैन ले जाने वाला चालाक था, प्रतापी ने कहा। किसी को उसने हवा भी नहीं लगने दी कि यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि उसे ढूंढो, शेख ने कहा। शायद वो मिल जाए। मल्होत्रा और सुदेश पीछे गए हैं, वो खाली हाथ लौटने वाले नहीं, मलिक ने कहा। देवराज चांद उन सबके पास से पीछे हट गया। सबकी हालत ऐसी थी कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। परेशानी, बेचैनी, वैन के हाथ से निकल जाने का डर उनके भीतर प्रवेश कर चुका था। जगमोहन देवराज चांद के पास पहुंचा और व्याकुल सा कह उठा। ये सब अचानक क्या हो गया? देवराज चांद के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। तुम मुस्कुरा रहे हो और यहाँ, जगमोहन ने कहना चाहा। सब्र से काम लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, देवराज चांद बोला। क्या हमें वैन के पीछे नहीं जाना चाहिए था? कैसे जाते? सब कारें तो पंचर कर रखी हैं। छाबड़ा वाली एक कार सही थी जिसे लेकर वो दोनों लोग गए हैं। वैन मिल जाएगी हमें। रात का अंधेरा होने की वजह से वैन हमारे हाथों से दूर भी जा सकती है। देखते हैं क्या होता है। आधे घंटे बाद मल्होत्रा और सुदेश हारे से लौटे। वैन नहीं मिली, सुदेश ने कठोर स्वर में कहा। सुनते ही सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं मिली? पौआ चीखा। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी वैन नजर ना आए, जबकि एक खुला इलाका है। अंधेरे की वजह से वैन नजर नहीं आई होगी, शेख बोला। ये क्या मतलब हुआ? टिड्डा झल्लाया। उसमें 60 करोड़ रुपया मौजूद था। हम वैन ढूंढ लेंगे, मलिक बोला। सब इस इलाके में फैल जाओ। वैन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सड़क है, सुदेश बोला। अब तक वो वैन सड़क पर पहुंचकर जाने किस तरफ भाग गई होगी। किसी से कुछ कहते ना बना। हम वैन ढूंढेंगे, मलिक दृढ़ स्वर में बोला। अगर वैन सड़क तक नहीं गई होगी तो हम उसे ढूंढ लेंगे। अब यहाँ वो ही रहे जो पुलिस के हाथों पड़ना चाहता है, देवराज चांद ने कहा। उन गनमैनों को गए पौन घंटा हो चुका है। अगले आधे घंटे में सारा इलाका पुलिस से भरा होगा। जो पुलिस से बचना चाहता है वो फौरन यहाँ से दूर हो जाए। लेकिन हमारे पैसे का क्या होगा? प्रतापी परेशान सा कह उठा। जो होना था हो चुका, पैसे को अब भूल जाओ। लालच में पड़े तो पुलिस पकड़ लेगी, देवराज चांद ने सबको देखते हुए गंभीर स्वर में कहा।
चलो जगमोहन, आओ सोहनलाल। जगमोहन का चेहरा लटक गया। देवराज चांद आगे बढ़ गया, जगमोहन उसके पीछे था। सोहनलाल भी चल पड़ा साथ में। हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, पौवा पीछे से चीखा। परंतु देवराज चांद और जगमोहन रुके नहीं। कार कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। उधर कुछ दूरी पर खड़ी है। 60 करोड़ गया हाथ से। हाँ, क्योंकि पुलिस यहाँ आने वाली है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि वैन को ढूंढ सके। बुरा हुआ। मलिक की निगाह सब पर जाने लगी। सब परेशान लग रहे थे। देवराज चांद चला गया। कमीने ने यह भी नहीं पूछा कि साथ जाना है कि नहीं। प्रतापी झिल्लाया। उधर उसकी कार खड़ी है। शेख बोला। वो नहीं जाएगा। मैं तो जाता हूं। मैं भी साथ चलता हूं, प्रतापी बोला। पौवे और टिड्डे की नजरें मिली। अब यहां से निकल जाना ही ठीक है, टिड्डा कह उठा। वैन ढूंढने का चांस नहीं लेगा? पौवे ने बेचैनी से कहा। मैं फंसना नहीं चाहता। टिड्डे ने यहां से निकल जाने का फैसला ले लिया था, तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। टिड्डा, प्रतापी, शेख और पौवा तेजी से पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकलते चले गए। हम क्या करें? अंबा बोला। यहां से निकल चलो, मलिक ने होंठ भींचकर कहा। लेकिन हमारी कारों की हवा निकली पड़ी है। पंचर कारें ही ले भागो। पुलिस को हमारे बारे में किसी तरह की हवा नहीं मिलनी चाहिए। छाबड़ा और वाधवा अपनी कार में बेहोश पड़े हैं, मल्होत्रा बोला। उन्हें किसने बेहोश किया? जो वैन ले भागे हैं उन्होंने किया होगा। उनकी कार मैं ले चलता हूँ। बाकी तुम बाकी 3 कारें पंचर पंचर ही दौड़ा लो, निकल लो यहाँ से। हमारा काम तो अधूरा ही रह गया। जगदीश कह उठा। अपने को बचाओ इस वक्त। उसके बाद भी सब वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, बड़ी मजेदार बात हो गई। यानी ये तो कहानी किसी और ही तरफ चली गई। खैर, यही कमाल होता है राइटर का। एकदम से सिचुएशन पलट दी, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। और जो पाकिस्तानी कह रहा था ना उसकी तरह वक्त बदल गया, हालात बदल गए। खैर, मुझे पहले ही पता था ये जो जगमोहन ना हमें खामखा इनकी हुल में आ गया। ये किसी लायक नहीं थे। साले थे तो भाई, कमीशन एजेंट, मैंने पहले कहा था, किसी काम के बंदे नहीं थे। मतलब सारे के सारे गाड़ी की चाबी गाड़ी में छोड़कर वहां प्रसाद लेने पीछे पहुंच गए थे। खैर, देखते हैं। आ, अब दोस्तों, करीब करीब 30 पन्ने बचे हैं इस किताब के। अब मुझे लग रहा है अगला भाग, 8वां भाग इसका शायद आखिरी हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोग सुनते रहे हमारा चैनल कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।